नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। गोवा में एक बार फिर से प्रमोद सावंत को कमान मिलने जा रही है। प्रमोद सावंत गोवा के दोबारा मुख्यमंत्री बने। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सावंत के नाम पर मोहर लगी। प्रमोद सावंत ने राज्यपाल से मिलकर गोवा में सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। अब यह तय हो चुका है कि प्रमोद सावंत ही गोवा के नए मुख्यमंत्री होंगे। बस शपथ लेने की तारीख का ऐलान होना बाकी है। गोवा बीजेपी विधायक दल की बैठक में प्रमोद सावंत को विधायक दल का नेता चुना गया। बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद प्रमोद सावंत लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। डॉक्टर प्रमोद सावंत एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन होंगे। सर, बहुत बहुत बधाइयां आपको। थैंक यू। मैं फिर से एक बार गोवा की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे केंद्रीय नेतृत्व माननीय मोदी जी और सभी का आभार व्यक्त करता हूं। सभी विधायकों ने मेरे ऊपर विश्वास रख के मुझे दूसरी बार संधि दी है मुख्यमंत्री करने के लिए। मैं गोवा के लिए पूरी तरह से 24/7 मैं कार्यरत रहूंगा। माननीय मोदी जी का विजन नव भारत निर्माण आगे लेने के लिए गोवा में कार्यरत रहूंगा। ये बड़ी जिम्मेदारी भी है सर, दूसरी बार आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। आप वादे पूरे करने पड़ेंगे, लोगों की निगाहें आप पे रहेंगी। डेफिनेटली कि जिस तरह से हमने जो प्रॉमिस किया है, जो हमने हमारे मैनिफेस्टो में दिया है, वो सब वादे हम पूरे करने के लिए हमारी पूरी कोशिश रहेंगे। 100% हम सभी वादे पूरे करेंगे। 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आने के साथ ही नए मुख्यमंत्री को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया कि प्रमोद सावंत को लेकर बीजेपी में विरोध उठ रहा है, लेकिन पार्टी हाईकमान के फैसले के बाद सारी अफवाहें शांत हो गई। आज विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से फैसले के बाद बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सावंत को विधायक दल का नेता घोषित किया, जिसके बाद प्रमोद सावंत के नेतृत्व में राजभवन में सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। बिल्कुल सर्वमत हुआ है, बिल्कुल एक मत से सारी चीजें हुई है और श्री विश्वजीत राणे जी ने नाम सुझाया डॉक्टर प्रमोद सावंत का और 20 विधायकों ने उसको पूरी मान्यता दी। उसके बाद एमजीपी हमारे साथ आई है। आपने देखा 3 इंडिपेंडेंट आए। पूरे 25 लोगों को हमने गवर्नर साहब के सामने हाजिर किया है और अब हमारे मुख्यमंत्री जी जल्दी शपथ लेंगे। गोवा विधानसभा चुनाव में बीजेपी 40 में से 20 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत के लिए एक सीट पीछे रह गई। इस परेशानी को दूर करने के लिए 2 सीट जीतकर आई महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी ने अपना समर्थन दे दिया। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बिना किसी शर्त के बीजेपी को समर्थन दे दिया। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी के कुछ नेता महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के समर्थन का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि एमजीपी ने ममता बनर्जी की टीएमसी से गठबंधन कर चुनाव लड़ा था, लेकिन ये विरोध बहुमत की जरूरत में शांत हो गया। पंकज उपाध्याय, आज तक। गोवा के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। आखिर गोवा का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके ऊपर से अब सस्पेंस हट गया है। डॉक्टर प्रमोद सावंत एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन होंगे। सर, बहुत बहुत बधाइयां आपको। थैंक यू। मैं फिर से एक बार गोवा की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे केंद्रीय नेतृत्व माननीय मोदी जी और सभी का आभार व्यक्त करता हूं। सभी विधायकों ने मेरे ऊपर विश्वास रख के मुझे दूसरी बार संधि दी है मुख्यमंत्री करने के लिए। मैं गोवा के लिए पूरी तरह से 24/7 मैं कार्यरत रहूंगा। माननीय मोदी जी का विजन नव भारत निर्माण आगे लेने के लिए गोवा में कार्यरत रहूंगा। ये बड़ी जिम्मेदारी भी है सर, दूसरी बार आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। आप वादे पूरे करने पड़ेंगे, लोगों की निगाहें आप पे रहेंगी। डेफिनेटली कि जिस तरह से हमने जो प्रॉमिस किया है, जो हमने हमारे मैनिफेस्टो में दिया है, वो सब वादे हम पूरे करने के लिए हमारी पूरी कोशिश रहेंगे। 100% हम सभी वादे पूरे करेंगे। लेकिन रास्ता आसान नहीं होने वाला है। रास्ता आसान नहीं होने वाला है सर, क्योंकि सर सावंत सर, आखिरी सवाल है मेरा। सावंत से मेरा आखिरी सवाल है। कांग्रेस ने यह कहा है कि 10 महीने के भीतर भीतर वो सरकार को चेकमेट कर देंगे। आपका क्या संदेश है अपोजिशन के लिए? अपोजिशन ने खुद का पहले अपोजिशन लीडर चूज करे और बाद में हम भारतीय जनता पार्टी को बताएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन राकेश सालस्कर के साथ पंकज उपाध्याय, गोवा, आज तक। गोवा में बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस काफी खुश हैं। गोवा में उनकी मेहनत रंग लाई। उनसे बात की हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और गोवा के इलेक्शन इंचार्ज देवेंद्र फडणवीस इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आखिरकार थोड़ा विलंब भी सही, भारतीय जनता पार्टी ने गवर्नर के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। ये कहा जा रहा था कि काफी मतभेद हैं मुख्यमंत्री पद को लेकर, एमजीपी की एंट्री को लेकर। क्या वो सब सुलझा लिए गए हैं? कोई मतभेद थे ही नहीं जी। देखिए, ये तो सारा मुझे ऐसा लगता है कि जब राजनीति होती है तो खबरें भी तैयार होती है और ऐसी खबरें थी है, लेकिन
बिल्कुल सर्वमत हुआ है, बिल्कुल एक मत से सारी चीजें हुई है और श्री विश्वजीत राणे जी ने नाम सुझाया डॉक्टर प्रमोद सावंत का और 20 विधायकों ने उसको पूरी मान्यता दी। उसके बाद एमजीपी हमारे साथ आई है, आपने देखा 3 इंडिपेंडेंट आए, पूरे 25 लोगों को हमने गवर्नर साहब के सामने हाजिर किया है और अब हमारे मुख्यमंत्री जी जल्दी शपथ लेंगे। जो विश्वजीत राणे का नाम कहा जा रहा था कि बार बार रेस में है और इन्हीं की वजह से मुख्यमंत्री नाम का अनाउंसमेंट नहीं हो रहा, यही कि अटक रही है बात, क्या ये मुद्दा सुलझा लिया गया है? क्या प्रमोद सावंत अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे? देखिए, ऐसा कोई अटकाया ही नहीं था, ऐसी कोई अटकने की बात भी नहीं थी। पार्टी की एक निर्णय प्रक्रिया होती है, वो निर्णय प्रक्रिया की गई और जब मुख्यमंत्री बनता है तो 5 साल के लिए ही बनता है वैसा। जी जी जी। आपके लिए पर्सनली सर ये कितना बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि ये आपकी निगरानी में ही चुनाव लड़ा जा रहा था और कहा जा रहा था आपके लिए भी ये बड़ा डू और डाई टेस्ट है? अचीवमेंट से भी ज्यादा मैं इसको एक सेटिस्फेक्शन मानता हूँ, क्योंकि पार्टी के नेताओं ने एक जिम्मेवारी देने के बाद उस जिम्मेवारी का अगर सफलतापूर्वक हम निर्वाह कर पाए तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका एक बहुत मन में संतोष है और इससे सीखने को मिलता है, हमको भी सीखने को मिलता है। हमारी एक लीडर के तौर पर, एक कार्यकर्ता के तौर पर हम भी मैच्योर होते हैं। हाँ, एमजीपी ने टीएमसी के साथ अलायंस किया, अब काफी लोग बीजेपी के अंदर ही जिनसे हमारी बात हुई कहा कि ये तो अपॉर्चुनिज्म है, बावजूद बीजेपी ने उनको अपने साथ ले लिया है। देखिए, एमजीपी हमेशा हमारे साथ रही है और हमारा और उनका वोटर एक है, तो ऐसे समय हमने उनको उस समय भी कहा था कि आप आइडियोलॉजिकली गलत जगह जा रहे हैं, आपकी आइडियोलॉजी और टीएमसी की मिलती नहीं है। फिर भी वो गए, लेकिन अब चलो अब साथ आ गए। आपको लगता है गोवा में अगले 5 साल शांति बनी रहेगी? लेकिन गोवा के लिए कहा जाता है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एकदम शांति रहेगी और विकास होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैमरा पर्सन राकेश सालस्कर के साथ पंकज उपाध्याय, गोवा आज तक। फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया। इस फिल्म को देखने दर्शकों का हुजूम सिनेमा घरों में उमड़ रहा है। फिल्म अभिनेता आमिर खान ने भी इस फिल्म की जमकर तारीफ की, लेकिन कश्मीरी पंडितों के दर्द और पलायन पर बनी इस फिल्म को लेकर राजनीति का सिलसिला जो शुरू हुआ वो थम नहीं रहा। सेना लगातार सवाल खड़े कर रही है तो एनसीपी ने कांग्रेस की लाइन पकड़ी और फिल्म का समर्थन कर रही बीजेपी पर हमले का हथियार ढूंढ लिया। शरद पवार ने कह दिया कि जिस वक्त कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, देश का नेतृत्व वीपी सिंह कर रहे थे, जिन्हें बीजेपी समर्थन दे रही थी। काँग्रेस एक जोश दिल्याच्या सवयीचा प्रयत्न केला जातो आणि असे एक जुनीच केले जाते की काँग्रेसच्याकडे सत्ता असताना अशा प्रकारचा चित्रपट तयार केला गेला आणि त्यांच्या काळात ह्या गोष्टी घडल्या। 2 गोष्टी आहेत, याचा आपण सखोल अभ्यास केला पाहिजे की जो कालखंड आहे की ज्याच्यात काश्मीरमध्ये काय झालं। अब कांग्रेस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद से फिल्म को लेकर उनकी राय सुनिए। पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने के बाद उन्होंने कहा कि सच दिखाओ, लेकिन एक तरफा मत दिखाओ। उस वक्त वीपी की सरकार थी और बीजेपी सपोर्टर थी और गवर्नर जो था वो बीजेपी का गवर्नर था, तो फिर फारूक अब्दुल्ला को गालियां, कांग्रेस को गालियां, ये कहां से आ गई? तो ये भी तो दिखाना चाहिए, ये नहीं दिखाया जाता। पेंट किया जाता था जैसे कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी न स्टेट में थी न सेंटर में थी, हम अपोजिशन में थे। फारूक अब्दुल्ला न स्टेट में था न सेंटर था। ये चला जनवरी से फरवरी अप्रैल तक सिलसिला चला। और गाड़ियां किसने प्रोवाइड की थी पलायन के लिए? जगमोहन ने। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं ने हाथों में वाजपेयी और अडवाणी की तस्वीरें थामी और पहुंच गए थिएटर में द कश्मीर फाइल्स देखने। पूरी फिल्म देखने के बाद वही पुरानी आमने सामने वाली सियासत कि दिसंबर 89 से स्थितियां खराब होना शुरू हुई और जनवरी एंड तक 1990 में पलायन करना पड़ा, मारकाट शुरू हो गई। इस फिल्म को इस समय सरकार वीपी सिंह जी की थी, जिसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी कर इसलिए आप ये पोस्टर लेके आए थे? इसलिए। और नरेंद्र मोदी जी उस समय वहां के प्रभारी थे, कश्मीर के प्रभारी थे और इन्होंने इनकी सरकार थी, जगमोहन जी जैसा मैंने बताया कि वहाँ के गवर्नर थे, तो सब इनके हाथ में था। ये बोल रहे हैं कि देश के हर नागरिक को कश्मीर फाइल्स देखनी चाहिए। हम तो कहते आए हैं कि हर व्यक्ति को जो देश से प्यार करता है उसको इस फिल्म को देखकर कांग्रेस की उन नीतियों के खिलाफ बोलना चाहिए जिसके कारण कश्मीर में ये स्थितियां बनी। कांग्रेस के नेता देखें, मैं बहुत उनको स्वागत करता हूं, परंतु वो प्रायश्चित भी करें, वो खेद भी व्यक्त करें, वो ये बात को जरूर स्वीकार करें कि जवाहरलाल नेहरू और नेहरू परिवार और कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण कश्मीरी ब्राह्मण्स पर यह अत्याचार हुआ। कश्मीर फाइल के
आधे सच की इतनी चोट लगी, अगर पूरा सच होता तो उनका क्या हाल होता। जब रात है इतनी डर वाली तो सुबह का आलम क्या होता। तो अगर कश्मीर फाइल की जो हकीकत है, जिसकी सच्चाई है, उससे देख करके जो बौखलाए हुए हैं तो उनको जिन्ना भी याद आ जाएगा। वो तमाम चीजें जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब को, प्यार मोहब्बत को तोड़ने का काम करती हैं, नफरतों को बढ़ावा देने का काम करती हैं, उन तमाम चीजों को बैन करना चाहिए। हम जब अगर इस फिल्म को अलाउ कर दिया गया तो कल को कोई मुरादाबाद के ऊपर भी बना सकता है, गुजरात पे भी बना सकता है, अहमदाबाद पे भी बना सकता है, भिवंडी और भागलपुर पे भी बना सकता है। कानपुर पहुंचे फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने ओवैसी और अखिलेश की मांग का जवाब दिया। आतंकवाद एक बहुत बड़ा व्यवसाय है, टेररिज्म जो है बहुत बड़ा बिजनेस है, और आप किसी भी बिजनेस को अगर एक्सपोज करेंगे, उसका सच बता देंगे कि क्या उसके पीछे काला धंधा चलता है, तो कई लोग परेशान होंगे। तो इसलिए सब तिलमिला रहे हैं। तो झूठा आरोप सैनिकों पे, आर्मी पे लगाया जाता था, उसको हमने साफ कर दिया है, तो इसलिए बहुत परेशान है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाब मलिक को भी राहत नहीं मिली। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ाकर अब 4 अप्रैल तक कर दिया गया। 23 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय ने माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था। नवाब मलिक साहब को जुडिशियल कस्टडी के दरमियान जेल से सेशंस कोर्ट मुंबई यहां पे लाया गया। आज की उनकी तारीख थी। आज से आने वाले 14 दिन तक उनकी न्यायिक हिरासत जो है वो 4 अप्रैल 2022 तक बढ़ाई गई है।